सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन हमने कल अपलोड किया था वाईटी शॉर्ट में एज अ चैलेंज। ये चैलेंज नंबर 4 था हमारे चैनल का। तो सबने ट्राई कर लिया है ऑलरेडी और आंसर किसी का नहीं आया। ठीक है। क्वेश्चन किस किताब से उठाया गया है? किसी किताब से नहीं उठाया, सेल्फ मेड प्रॉब्लम है। ठीक है। बाकी हो सकता है कि किसी और राइटर ने अगर ऐसा सोचा हो और फिर आपको भविष्य में ऐसा कोई सवाल किसी किताब में मिल जाए, है ना, तो फिर ये मत बोलना कि सर झूठ बोल रहे थे। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने क्लास में फ्रेम किया था और क्लास में ही सॉल्व किया था, जो ऑफलाइन क्लास होती है मेरी। तो वहीं पर फ्रेम करके हमने सॉल्व किया था। तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन जनता से पूछा जाए उनसे बनता है या नहीं। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उनमें तो बन गया था ना, 2-3 लोगों का आंसर आ गया था। तो ये बात थी क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन कहीं से उठाया हुआ नहीं है, सेल्फ मेड प्रॉब्लम है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन के टोटल 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक इंटीग्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है और एक मैं कहता हूँ क्रिएटिव सॉल्यूशन। ठीक है। तो मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव सॉल्यूशन पेश करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन वाला सॉल्यूशन मैं आपको नहीं समझा रहा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी ख्वाहिश है नहीं मुझे तो इंटीग्रेशन वाला सॉल्यूशन चाहिए, तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना कि सर इंटीग्रेशन करके बताओ। तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा इसी क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन वाला सॉल्यूशन। ठीक है। तो अभी हम कोई इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहे, हम क्रिएटिव सॉल्यूशन यूज करेंगे। देखो क्रिएटिविटी क्या है। देखो पहले तो क्वेश्चन में लिख लूँ क्या है। तो क्वेश्चन में ये प्लैनेट था जिसका मास m था और ऑब्वियस सी बात है, एक छोटे से टुच्चे से पार्टिकल की वजह से प्लैनेट थोड़ी ना मूव करेगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर प्लैनेट को अपन फिक्स्ड बोल सकते हैं। प्लैनेट का रेडियस कितना था? प्लैनेट का रेडियस भी क्या था? कैपिटल आर। और पार्टिकल को जहाँ से छोड़ा गया है वो डिस्टेंस भी कितना था? कैपिटल आर फ्रॉम द सरफेस। तो ये क्वेश्चन था, हमसे ये पूछा था कि ये पार्टिकल प्लैनेट पर आकर के कब भिड़ेगा, ये टाइम हमसे पूछा गया था। ठीक है। तो यहां पर हमने ये सोचा कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स जो एक सॉलिड स्फीयर होता है ये एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से डायग्राम बनाया, रीड्रॉ किया। ये प्लैनेट को फिक्स्ड पॉइंट मास मान लिया गया है और ये रहा स्मॉल एम। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 2r। ठीक है। अब जो ये पार्टिकल होता होगा इसका जो पाथ होता होगा, यहां तक आएगा ये पार्टिकल, है ना, r डिस्टेंस तक। हमको यही टाइम निकालना है इसका। तो देखो क्रिएटिविटी आने वाली। हाँ, ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ एकदम क्या बोलें, ग्रंथ में लिखा होना चाहिए, है ना। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझ लो, जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं उसमें सिर्फ 5% लोगों को पता होता होगा, है ना। अगर आपको पता होती बात तो हो सकता आपसे क्वेश्चन बन गया होता। वो जो टॉप 100 टॉप 500 रैंक वाले बच्चे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ये बात पता होती है। तो इसलिए ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तो क्रिएटिविटी ये है, देखो क्रिएटिविटी ये है कि ये जो स्मॉल एम था इसका पाथ कैसा होगा बताओ। इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पाथ में ये मूव करता और प्लैनेट से जाकर के भिड़ता। तो क्रिएटिविटी ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इस स्ट्रेट लाइन को हम अप्रॉक्सीमेटली एक एलिप्स मान सकते हैं। ये पहली बार में ये बात हजम नहीं होगी, थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। हो सकता है च्यवनप्राश वगैरह खाना पड़े, है ना। तो पेशेंस के साथ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली एक एलिप्स मान सकते हैं। एक ऐसा एलिप्स जिसका कि जो सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस नेग्लिजिबल है, सेमी माइनर एक्सिस इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। अब सीधी सी बात है, इसकी आगे की कहानी उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसको एलिप्स आता है ना। एलिप्स का बहुत हाईफाई नॉलेज नहीं होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए एलिप्स के, है ना, बस। तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम एलिप्स मान सकते हैं। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, है ना। ड्रॉ करके समझाता हूँ, ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखो कहना चाह रहा हूँ मैं
कवि जो है, कवि आपसे ये कहना चाहता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को आप ऑलमोस्ट एक एलिप्स का पार्ट मान सकते हो, और एक ऐसा एलिप्स का पार्ट मानना है जिसका कि जो सेमी माइनर एक्सिस है, ये जो बी है, ये लगभग लगभग ज़ीरो है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो इन दोनों को अपन एक सा मान सकते हैं। अभी अभी नहीं लग रहा है ऐसा, रुक जाओ थोड़ा, मैं ड्राइंग करके बताता हूँ तुमको। देखो, जैसे जैसे मैं बी कम करूँगा, ये देखो बी कम करता जा रहा हूँ, तो ये जो एलिप्स है, ध्यान से देखो, ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन नहीं बनता जा रहा है क्या? ये देखो, ये यहाँ ये पॉइंट ऊपर होता है ना, ये पॉइंट, पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, भगवान जाने। ये वाला पॉइंट, अरे चल जा, पेन ही नहीं चला। हाँ, ये वाला पॉइंट ऊपर है, तो बी इतना है। अब जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को नीचे लाऊंगा, है ना, मतलब जैसे जैसे मैं बी को नेग्लिजिबल बनाऊंगा, तो देखो ये जो एलिप्स है लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन बनता चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है उसको आप एक एलिप्स मान सकते हो, ठीक है, जिसका बी क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो डायग्राम है हमारा, इसको मैं फिर से रिड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो, ये रहा कैपिटल एम, ये रहा स्मॉल एम, और ये रहा इसका पाथ। ऐसी पाथ बनेगा, अगेन ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, और उसमें केपलर का जो फर्स्ट लॉ कहता है, वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि जो फिक्स्ड होता है, मतलब एक तो घूम रहा होता है स्मॉल एम, जो कि घूम रहा है, और जिसके चारों तरफ घूम रहा है वो कैपिटल एम है। तो जो कैपिटल एम होता होगा वो कहाँ होता होगा, एलिप्स के फोकस में होता होगा, है ना। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। तो हमने क्या किया है, हमने ये जो स्मॉल एम का पाथ था, स्मॉल एम का ये जो पाथ था, इस पाथ को अप्रॉक्सीमेट किया है किससे, एक एलिप्स से। और ये एक ऐसा एलिप्स है जिसका कि जो सेमी माइनर एक्सिस है वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ये जो डिस्टेंस है इसको बी बोलते हैं, ये नेग्लिजिबल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर नेग्लिजिबल है तो ये मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ, ऐसा। लेकिन अगर मैं इतना बनाऊंगा तो फिर मैं समझाऊंगा कहाँ पे, है ना, समझाने की जगह भी तो होनी चाहिए ना मेरे पास। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन आप लोगों को और देना पड़ेगा, वो ये वो एजुकेशन ये है कि अगर बी टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो होगा। समझाता हूँ कैसे। अगेन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये जो डिस्टेंस होता है ये ए माइनस ए ही होता है। ए क्या होता है, ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, तो ये डिस्टेंस होता है ए माइनस ए ई। ठीक है, और जो ई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 - b² / a²। ठीक है, अब ज़रा पर यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है इसको अपने भेजे में ले जाकर के, अपने दिमाग में ले जाकर के रेंडर करो। सोचो, अगर b टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो हुआ तो जो e होगा वो टेंडिंग टुवर्ड कितना हो जाएगा, 1। और अगर e 1 की तरफ जाएगा तो a माइनस ए किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ। आई थिंक समझ में आती होगी बातें, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। एरो हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देता हूँ। अगर b लगभग लगभग 0 है तो e लगभग लगभग 1 होगा, और a माइनस ए अप्रॉक्सीमेटली फिर क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस लगभग 0 है ना। अब ये डिस्टेंस लगभग 0 होने का क्या मतलब है, इस डिस्टेंस के लगभग 0 होने का ये मतलब हुआ कि ये जो आपने कैपिटल एम ड्रॉ किया है, इस कैपिटल एम को आप इधर मानो या आप इसको इधर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। बाकी ये जो पॉइंट है ये हो सकता है सॉल्यूशन में यूज़ ना हो, लेकिन एज अ टीचर आदत होती है ना एक्स्ट्रा ज्ञान बांटने की, तो मैंने बांट दिया कि इस शॉर्टकट में, इस क्रिएटिविटी में आप ये जो कैपिटल एम है आप इसको इधर मानो या फिर इधर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों जगह आप, दोनों में से कहीं पर भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां कहीं पर था
स्मॉल एम, और यहाँ कहीं पर था कैपिटल एम। हम चाहते हैं कि जो स्मॉल एम है वो हॉरिजॉन्टल में कितना बस चले, वो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ आर चले। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ आर चले, इसका यही मतलब हुआ ना कि ए चले। मुझे पता ये बात समझ नहीं आई। देखो अभी अभी मैंने समझा है कि जो कैपिटल एम है उसको यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2r था, और इसी को तो 2a बोलते हैं ना, है ना। इसी को तो क्या बोला जाता है, इसी को 2a बोला जाता है। और मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि जो स्मॉल एम है वो हॉरिजॉन्टल में कितना चले, वो हॉरिजॉन्टल में आर चले। हॉरिजॉन्टल में आर चले मतलब हॉरिजॉन्टल में ए चले। अब हमने तो यहाँ क्रिएटिविटी लगाई है ना, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में थोड़ी चलवा रहे हैं, हम तो इसको अलोंग द एलिप्स चलवा रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से चला करके यहाँ ले आऊँगा, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मानूंगा, हॉरिजॉन्टल में इसका डिस्प्लेसमेंट मानूंगा मैं ए। ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। हो सकता है पहली बार देखा हो कुछ ऐसा आपने, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो मुझे ये टाइम निकालना है, ये वाला टाइम, ये टाइम पता करना है मुझे। तो ये टाइम पता करने के लिए हम पता है क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे केपलर का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ होता है कि सेकेंड होता है, सॉरी सेकेंड लॉ होता है ना, dA/dt बराबर L/2m। आसान भाषा में dA/dt कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हम लगाएंगे। अगेन कैपिटल एम की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एम इधर मानूं, देखो इधर मानूं कैपिटल एम या इधर मानूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी अभी मैंने समझाया था। ठीक है, तो ज़रा सोचो, ये जो स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम, ये जो इधर से इधर चला गया, स्मॉल एम ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, कितने एरिया की इसने झाड़ू लगाया, तो इसने इतना एरिया स्वेप्ट किया है। अब मैं चाहता हूं मैं ये एरिया पता कर लूं। ठीक है, अब अगर ये एरिया मुझे पता करना है तो सीधी सी बात है, मैं ये एरिया पता करूंगा और उस एरिया में ये ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो कि बहुत इजी है। ये जो एरिया है ये पाई AB/4 होता होगा, ये पूरे एलिप्स का 1/4 है ना। और जो ये वाला एरिया है, कहाँ गया, ये ट्राइंगल का एरिया, ये भी हम निकाल सकते हैं। अगेन आपने 11th में मन लगा के मैथमेटिक्स की पढ़ाई लिखाई की होगी, तो ये जो डिस्टेंस है वो ए ही है और ये वाला कितना है, बी है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस। तो जो एरिया स्वेप्ट है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या यूज़ करना है, अब हमको ये यूज़ करना है ΔA/ΔT मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे यूज़ किया जाता है फिजिक्स में, ऐसे यूज़ करते हैं ना कि जो एक इंटरवल के लिए आया है वही किसी दूसरे इंटरवल के लिए भी आना चाहिए, है ना। कांस्टेंट का यही मतलब होता है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा। जो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है उसको मैंने टी कहा, और इस टाइम में इसने जो एरिया स्वेप्ट किया है, देखो ऊपर दिख रहा है आपको, स्क्रीन छोटी पड़ गई, इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो जो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है उसको मैंने टी कहा, और इस टाइम में जितना एरिया इसने स्वेप्ट किया है वो कितना है, हाफ AE/B प्लस पाई AB/4, है ना। तो ये मैंने ΔA/ΔT लिख दिया इस पार्ट के लिए, जिस पार्ट के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और सेम चीज़ होनी चाहिए कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, है ना, क्योंकि रेशो सेम होता है, ΔA/ΔT सेम होता है। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए क्या लिखता, कंप्लीट रेवोल्यूशन का एरिया होता पाई AB, और कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो टी होता वो टाइम पीरियड होता, ऐसा होता। अब यहाँ से देख सकते हो वो जो बी का रोना हमने चालू किया था वो असल में कैंसिल ही हो गया, ए भी गया, है ना, ए बी दोनों कैंसिल दोनों साइड से। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1/2 और वहाँ बचा π/4। डिवाइड में था टी जो कि मुझे नहीं पता, और RHS में है π/t। ठीक है, तो यहाँ से मुझे स्मॉल टी मिला, कितना मिला, T/π टाइम्स
पाई बाय 4 प्लस हाफ, ऐसा मिला। अब यहाँ पर मुझे कैपिटल टी का वैल्यू रखना है, तब जाकर के आंसर आएगा। तो कैपिटल टी कैसे पता चलेगा? कैपिटल टी हमको पता चलेगा केप्लर्स थर्ड लॉ से, है ना। पता नहीं याद है या नहीं, वो भी याद दिलाना पड़ेगा, मुझे लगता है कलयुग चल रहा है क्योंकि लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती आजकल। तो एक एलिप्स के लिए जो केपलर थर्ड लॉ था वो था टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो ये होता है एलिप्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सेमी मेजर एक्सिस था इस क्वेश्चन में वो कितना था? आर था। तो यहाँ से जो टी है वो कितना आएगा? वो आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब बाय जी एम, ये होगा। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाय जी, ठीक है। तो ये जो टाइम था इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, कितना था? 2 पाई स्क्वायर रूट आर बाय जी, और डिवाइड में पाई पहले से है और ब्रैकेट में है पाई बाय 4 प्लस हाफ। तो देख सकते हो पाई से पाई गया, 2 को अंदर भेज दिया, तो ये बना अपना कितना आंसर? अपना बना पाई बाय 2 प्लस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट आर बाय जी। तो ये अपना आंसर आ गया। अब मुझे पता है कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर इतनी देर में तो इंटीग्रेशन नहीं हो जाता। तो यार देखो, इतना टाइम इसको समझाने में लगा है, सॉल्व करने में नहीं लगता, समझे ना। क्योंकि ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग एंड एक्सप्लेनिंग। तो अगर किसी बच्चे को ये टेक्निक्स पता होती हैं तो सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है।